जिंक ब्लेंड का स्ट्रक्चर, इसमें क्या है, S2 माइनस मेन पैकिंग करता है, ये है कॉर्नर प्लस फेस सेंटर पे, कॉर्नर प्लस फेस सेंटर पे है, मेन पैकिंग करेगा Zn2 प्लस, ये आएगा ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स। और ध्यान रखेंगे कि डायमंड के अंदर ये भी कार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा और ये भी कार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा, दोनों कार्बन में हो जाएंगे, मतलब कार्बन ही कॉर्नर और फेस सेंटर पे है और कार्बन ही कहाँ पे है, ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स पे। ये डिफरेंस होता है। तो अगर मैं यहाँ बोलूं एक यूनिट सेल में कितनी फॉर्मल यूनिट्स है जिंक ब्लेंडर के स्ट्रक्चर में, एक यूनिट सेल में कितनी फॉर्मल यूनिट्स है, तो वो निकाल लेंगे हम। S2 माइनस कहाँ पे है, कॉर्नर और फेस सेंटर पे, S आ गया हमारे पास 1/8 इंटू 8 प्लस हाफ इंटू 6, एक मिनट, प्लस हाफ इंटू 6, और Zn कहाँ पे आएगा, ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स पे, यानी ये अगर S आ रहा है, अगर S अगर 4 आया तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे हमारे 8, और ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं तो Zn हो जाएगा 1/2 इंटू 8, यानी ये हाफ इंटू 8 आएगा। सीधी सी बात है, जितने भी S होंगे, जितने भी S होंगे उसके डबल होंगे टेट्राहेड्रल वॉइड्स, और उसका हाफ लेना है हमें, क्यों, क्योंकि ऑल्टरनेट है। तो Zn4S4 आया फॉर्मूला, यानी इसके अंदर भी Z की वैल्यू 4 होगी जैसे NaCl में थी, इसमें भी Z की वैल्यू 4 होगी जैसे NaCl के अंदर थी। और अगर मैं बात करूं एक यूनिट सेल में कार्बन के कितने एटम्स होंगे, एक यूनिट सेल में कार्बन के कितने एटम्स होंगे अगर डायमंड की बात करें तो, बोलो कितने एटम्स होंगे डायमंड में कार्बन के एक यूनिट सेल में, 8, 8, ये भी 4 और ये भी 4, यानी कार्बन के 8 एटम्स होंगे, 8 कार्बन एटम्स अगर डायमंड की बात करें तो। स्पेशली इसका पैकिंग फ्रैक्शन निकालना आता है, जो कि आता है 0.34, सही ना, डायमंड का पैकिंग फ्रैक्शन आता है 0.34, ये पता होना चाहिए। तो ये यहाँ पे मैंने तो बता दिया है। अब मैं इसका स्ट्रक्चर बता रहा हूँ तुम्हें, ZnS का, ZnS का स्ट्रक्चर, ये अगर इसमें निकालना है तुमको कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, कॉर्नर पे क्या है और फेस सेंटर पे क्या है, कॉर्नर पे और फेस सेंटर पे ये है S2 माइनस, कॉर्नर पे और फेस सेंटर पे। और ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स पे क्या है, ऐसे सोच लो कुछ, ये है ये है ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स पे क्या है, देखो जैसे मैं अगर डायग्राम बताता हूँ, ये 4 डायग्राम बनेंगे, तो एक यहाँ से तो एक यहाँ से, ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स पे, तो दोनों जगह नहीं होगा, एक जगह होगा, सिर्फ एक जगह दिखाना है, यहाँ से हटा दो, समझे कि नहीं है, एक जगह दिखाना तुम्हें। अब मैं पूछूंगा तुमसे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा Zn का और S2 माइनस का, 11 साल कोई पहचान से देगा, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ZnS, बोलो क्या होगा, देखो 1 से ये बिल्कुल 4:4 आएगा कोऑर्डिनेशन नंबर, खुद ट्राई करना है इसको, कोऑर्डिनेशन नंबर हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं स्टार्टिंग के लेक्चर्स में, Zn का भी 4 आएगा कोऑर्डिनेशन नंबर और S2 माइनस का भी 4 आएगा, ये खुद ट्राई करना, बोथ विल बी हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ 4, बोथ विल बी हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ 4, तुम्हें दिख रहा होगा, ऐसा कोई टफ नहीं है ये। एक Zn को 4 S टच करेंगे, एक S को 4 Zn टच करेंगे, समझे कि नहीं है। तो बस यही तुम्हें पता होना चाहिए, तुम सिंपल सोचोगे ना, जैसे ये एटम है ना, इसको एक कॉर्नर वाला टच कर रहा है और 3 फेस सेंटर वाले टच करेंगे, एक कॉर्नर वाला और 3 फेस सेंटर वाले, इस एक Zn को जैसे कौन कौन टच करेगा, ये एक कॉर्नर वाला, ये फेस सेंटर और एक आएगा पीछे वाला, ये ये 3 टच करेंगे, 3 फेस सेंटर वाला एक कॉर्नर वाला। तो ये खुद निकाल के देखना,
ZNS में क्वाड्रेटिक नंबर जो आएगा 4:4 का आएगा, 4:4 का आएगा। Z की वैल्यू 4 है, ये ध्यान रखना इसके अंदर। Z की वैल्यू क्या होगी? 4, यानी 1 यूनिट सेल ऑफ ZNS हैज 4 फॉर्मुला यूनिट्स एंड इट्स स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू दैट ऑफ डायमंड। स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू दैट ऑफ डायमंड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें भी अगर तुम RZN2 प्लस अपॉन में RS2 माइनस निकालोगे तो उसकी वैल्यू आनी चाहिए 0.225, लेकिन आती क्या है इससे ज्यादा, आती है इससे ज्यादा, इसलिए इसका भी एक्सपेंडेड फेस लैटिस है। इसलिए इसका भी क्या होगा? एक्सपेंडेड फेस लैटिस। एग्जांपल्स इसकी, हैलाइड्स ऑफ कॉपर, हैलाइड्स ऑफ कॉपर, CuCl CuBr इस टाइप से, सही ना। AgI और BeS तो मैंने लिखवा ही रखा है, सही ना। AgI और BeS ये लिखवा रखा है, एक बार इसको स्टडी करेंगे जल्दी से। हाँ, ये एग्जांपल देख ली ना, हैलाइड्स ऑफ कॉपर, CuCl CuBr है, और AgI और BeS, ये इसके एग्जांपल्स में आएगा। AgI और BeS मैंने पीछे जो एक्सेप्शंस बताई थी वो इसमें आ जाएगा, वो इसके अंदर आ जाएगा, ये ध्यान रखना इसके अंदर, सही ना। तो ये था स्ट्रक्चर किसका? ZNS का। डिटेल तो कैसे भी बन सकती है इसकी, ये ZNS का स्ट्रक्चर था, सही ना। एक बार जल्दी से नोट कर लेंगे CHCl के स्ट्रक्चर, फिर क्वेश्चंस आएंगे इसके। स्ट्रक्चर ऑफ CHCl, स्ट्रक्चर ऑफ CHCl, सीजियम क्लोराइड, इसमें Cl माइनस सी सिर्फ मेन पैकिंग करता है, और इस केस में ये सिर्फ कॉर्नर पे होता है। Cl माइनस कॉर्नर पे होगा, और CS प्लस ये होगा बॉडी के सेंटर, यही करना है इसके अंदर सिर्फ, सही ना। तो इसमें स्ट्रक्चर आ गया ये। Cl माइनस कॉर्नर पे, CS प्लस बॉडी के सेंटर पे। Cl माइनस कॉर्नर पे है, CS प्लस कहाँ है? बॉडी के सेंटर पे। ये मैंने कॉर्नर पे लगा दिया Cl माइनस, और बॉडी के सेंटर पे आ गया ये CS प्लस। ये बॉडी के सेंटर पे आ गया CS प्लस। ये वाला जो CS प्लस है ये अब आठों को टच करेगा, लेकिन कॉर्नर वाले ये और ये टच में नहीं होंगे अब। तो इसलिए कोऑर्डिनेट नंबर कितना आएगा? 8:8। कोऑर्डिनेट नंबर इसका भी 8 आएगा और इसका भी 8, वो तुम खुद निकाल सकते हो। 8:8 आएगा कोऑर्डिनेट नंबर। अगर मैं कहूँ CS प्लस के सेकंड नियरेस्ट नेबर कितने होंगे और कितने डिस्टेंस पे होंगे, निकाल सकते हो ये। CS प्लस के सेकंड नियरेस्ट नेबर कितने होंगे और कितने डिस्टेंस पे होंगे। CS प्लस के सेकंड नियरेस्ट नेबर कितने होंगे और कितने डिस्टेंस पे होंगे। सर सर 8 होंगे। कुणाल एक बार सोच के निकाल ढंग से। सर 6। हाँ, वंश सही है, एक बार सोचने दे बाकियों को भी, डिस्टेंस बता दियो बाद में। ये सर आ गया 6।
हाँ निकालिए। देखो CS प्लस का जो सेकंड ईयर चेंबर होगा वो इस यूनिट सेल में तो होगा ही नहीं, वो कहाँ होगा, इसके साथ वाले क्यूब में, वो यहां होगा ऐसे। डिस्टेंस कितना होगा A, 6 फेसेस से निकलेगा वो, हर एक फेस से इस तरीके से, ये इधर होगा, इधर होगा, समझिए कि नहीं है, एट ए डिस्टेंस ऑफ A यूनिट्स। एट ए डिस्टेंस कितना होगा ये वाला, ये A यूनिट्स का, सही ना। सेकंड इसके 6 होंगे एट ए डिस्टेंस ऑफ A यूनिट्स एज ऑफ द यूनिट सेल। तो ये तुम्हें इसके अंदर ध्यान रखना है, ये तुम्हें खुद करना है इसको। अच्छा अब इसके अंदर RCS प्लस, अच्छा मैंने अभी ZNS के स्ट्रक्चर में एक चीज नहीं बताई तुम्हें। ZNS के स्ट्रक्चर में देखो एक चीज ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के लिए। ZNS के स्ट्रक्चर में जो RZN2 प्लस प्लस RS2 माइनस, वो कितना होगा, ये इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स के लिए। ये S2 माइनस, ये ZN2 प्लस, डिस्टेंस कितना होगा, √3/4a। √3। ये न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, समझिए कि नहीं है, ये समझ आ गई बात की नहीं। RZN2 प्लस प्लस RS2 माइनस इज इक्वल टू √3/4a। ऐसे ही CSCL के स्ट्रक्चर में क्या होगा बताओ, CSCL के स्ट्रक्चर में क्या होगा, CSCL के स्ट्रक्चर में क्या होगा, RCS प्लस प्लस RCl माइनस, कितना होगा ये, √3/2a। नहीं समझ आ रही बात, ये बॉडी के सेंटर पे है ना, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक कितना होगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, √3/2a। बॉडी के सेंटर पे है, √3 है, बॉडी डायगोनल है, समझ आ गया कि नहीं है। यस सर। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए। तो RCS प्लस RCl अगर तुम्हें पता है तो लैटिस पैरामीटर मींस A की वैल्यू पता लग जाएगी, तो A की वैल्यू पता लग जाएगी। तो ये CSL का स्ट्रक्चर है, इसकी एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल क्या होगी इसमें, ऑल हैलाइड्स ऑफ सीजियम, एग्जांपल all halides of cesium, all halides of cesium and thallium, cesium TLCl TLBr TLI CSCl CSBr CSI इस तरीके से, और साइनाइड्स भी CSCN और TLCN, ये भी इसकी एग्जांपल में आएगा, ये भी आ जाएगा इसकी एग्जांपल में। तो ये स्ट्रक्चर था किसका, CSCl का, ठीक है, दिस वाज स्ट्रक्चर ऑफ CSCl एग्जांपल में इसी टाइप के स्ट्रक्चर के, CSCl टाइप के स्ट्रक्चर के। अब इसमें Z की वैल्यू क्या आएगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, Z की वैल्यू क्या आएगी इसकी, Z की वैल्यू कितनी आएगी इसकी, CSB1 आएगा, CLB1, तो Z की वैल्यू 1 लेना, ध्यान रखना Z की वैल्यू 1 है। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन बोलेंगे, जैसे मैंने बोला सीजियम क्रिस्टलाइजेज इन BCC, तो तुम Z क्या बोलोगे, सर 2। और अगर मैं बोलता हूँ CSCl क्रिस्टलाइजेज इन BCC, तब Z क्या बोलोगे, 1। तब Z1, समझ गए कि नहीं है। तो ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के लिए है, बोर्ड में भी आ सकता है ये। अकेला एलिमेंट BCC में तो कॉर्नर पे भी यही है, बॉडी के सेंटर पे यही है, और ये आइडियल BCC स्ट्रक्चर होता है, ये नहीं है नीचे वाला CSCl वाला, ये आइडियल BCC स्ट्रक्चर नहीं है, सेम टाइप का एटम होता है तो ही आइडियल BCC स्ट्रक्चर होता है, दिस इज नॉट एन आइडियल BCC स्ट्रक्चर। जब सभी सीजियम होते हैं या सभी पोटेशियम होते हैं तो वो होता है आइडियल BCC स्ट्रक्चर, समझ आ गया यहां तक। नेक्स्ट नोट कर लेंगे जल्दी से। अब AB2 टाइप स्ट्रक्चर, AB2, इसमें जैसे ले लिया मैंने CF2 फॉर्मुला बन जाएगा ये स्पेशल केस इसमें कैटायन मेन पैकिंग करता है, कॉर्नर पे प्लस फेस सेंटर पे, और एनायंस जो हैं दे ऑक्यूपाई ऑल टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स, ऑल टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स। तो फॉर्मुला क्या आ जाएगा, Ca 1/8 × 8 प्लस ½ × 6, और F कितना आ जाएगा इसका डबल,
CA4 आ रहा है तो F8 आ जाएगा। CA4 F8 यानी एक यूनिट सेल के अंदर कितनी फॉर्मल यूनिट्स हैं? जेड की वैल्यू कितनी होगी इसकी? जेड की वैल्यू कितनी आएगी इसकी? इसको तुम 4CF2 लिख दो तो जेड की वैल्यू 4। ध्यान रखना चीज का, न्यूमेरिकल्स में जेड की वैल्यू इसकी भी 4 लेनी है। न्यूमेरिकल्स में इसकी भी जेड की वैल्यू क्या लेनी है? 4। ये होता है फ्लोराइड स्ट्रक्चर। और कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने बता दिया तुम्हें, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा? CA का 4, F का 8। निकाल के देख लेना, निकल जाएगा तुमसे आसानी से। CA का 4 आएगा, F का 8 आएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। ये इंपॉर्टेंट जो बताया मैंने, ये इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना जरूर। फिर नेक्स्ट स्ट्रक्चर Na2O का, एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर कहते हैं इसको। एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर, इसमें ऑक्साइड आयन सी मेन पैकिंग कर रहा है, उसमें कैटायन कर रहा था, इसमें एनायन कर रहा है, इसलिए इसको एंटी फ्लोराइड बोलते हैं। कॉर्नर प्लस फेस सेंटर पे। और Na प्लस कहाँ आएगा? ऑल टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स। तो फॉर्मूला क्या आ गया? Na8O4 Na2O। 4 Na2O। जेड की वैल्यू कितनी आ गई? 4। O का कोऑर्डिनेशन में कितना आ जाएगा? 8। Na का 4, O का 8, Na का 4। ये कोऑर्डिनेशन नंबर है, सही ना? कोऑर्डिनेशन नंबर 8 O का है और Na का 4 है, सही ना? ये एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर है। दिस इज कॉल्ड एज एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। जेड की वैल्यू 4 इंपॉर्टेंट है। आप समझ आ गया कि नहीं? है समझ आया कि नहीं? है किसी को कोई डाउट यहां तक? No, sir. चलो हाँ, यहां तक हो गया ना? डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल मैं बता रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम डेंसिटी के न्यूमेरिकल्स करेंगे, प्लस इसके भी न्यूमेरिकल्स रह जाएंगे। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल मैं पहले भी बता चुका हूं तुम्हें, मैं एक बार दोबारा बताता हूँ, ये भी पता होना चाहिए तुम्हें। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल ये क्या होगा? मास ऑफ यूनिट सेल बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। मास ऑफ यूनिट सेल बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। मास ऑफ यूनिट सेल क्या होगा? जेड इंटू मास ऑफ ईच एटम, पहले भी डेरिवेशन कर चुके हैं इसकी, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम यूनिट सेल क्या होगा? A क्यूब। जेड की वैल्यू क्या क्या होती है तुम्हें पता है, और मास ऑफ ईच एटम क्या होता है? एटॉमिक मास बाय n नॉट, बाय में A क्यूब, बाय में A क्यूब। दिस इज डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। जेड इंटू एम बाई ए क्यूब इंटू एन नॉट, जेड इंटू एम बाई ए क्यूब इंटू एन नॉट, ये आ जाएगा। जेड की वैल्यू ध्यान रखना, 1 फॉर सिंपल एंड CHCl, 1 फॉर सिंपल एंड CHCl। जेड की वैल्यू 2 फॉर BCC, जेड की वैल्यू 2 फॉर BCC। जेड की वैल्यू 4 फॉर FCC और CCP। NaCl टाइप स्ट्रक्चर और ZnS टाइप स्ट्रक्चर के लिए, NaCl टाइप के स्ट्रक्चर के लिए और ZnS टाइप के स्ट्रक्चर के लिए भी जेड की वैल्यू क्या होगी? 4 होगी। और 6 होती है किसके लिए? HCP के लिए। समझे कि नहीं? है तो ये जेड की वैल्यू पता होनी चाहिए तुम्हें। डेरिवेशन ये पहले कर चुका है, इससे डिटेल नहीं दे रहा मैं। ये बस यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, ये समझ आ जाना चाहिए। जैसे हीलियम एटम का मास क्या होगा? एन नॉट एटम का मास क्या होता है? 4 ग्राम। तो एक एटम का मास क्या होगा? 4 बाय एन नॉट। 4 बाय एन नॉट को m बाय एन नॉट लिखा है। और कन्वर्जन जरूर आनी चाहिए। ग्राम पर सेंटीमीटर की आंसर निकालते हैं, 1 पिकोमीटर 10⁻10 सेंटीमीटर लेना है। ये ध्यान रखना चाहिए, कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी। 10⁻10 सेंटीमीटर लेना है, पिकोमीटर में देते हैं इसलिए। एंगस्ट्रॉम देंगे तो 10⁻8 सेंटीमीटर। नैनोमीटर दे दिया तो 10, ये 3 ज्यादातर यूज होगा, 10⁻7 सेंटीमीटर। समझे कि नहीं? है तो ये इसके न्यूमेरिकल्स इस तरीके से आएंगे। यहां तक पहले कर लेंगे, फिर नेक्स्ट टाइम आगे न्यूमेरिकल्स करेंगे। नेक्स्ट टाइम न्यूमेरिकल, तो एक टॉपिक रह गया डिफेक्ट्स, डिफेक्ट्स वगैरह और रह गया, उसको नेक्स्ट टाइम करेंगे। यहां तक पढ़ के रखना, सही ना? यहां तक ढंग से पढ़ के रखना है। टेस्ट भी मैं बताऊंगा, टेस्ट कब से होंगे तुम्हारे। मैं थोड़ा सा टॉपिक खत्म हो जाए जल्दी से, तो मैं टेस्ट लूंगा इसके बाद तुम्हारे। तो यहाँ तक पढ़ के करके रखना, सब होमवर्क सब भेजते रहना। ओके, थैंक्स।